नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जोशीमठ में घरों की दरारों को देख दिल दहल उठता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित जोशीमठ में सड़क फट रहे हैं, मकानों की दीवारें दरक रही हैं, जमीन दो फाड़ हो रही है। इलाके में सरकारी परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, खासकर बिजली परियोजनाओं और सुरंगों को। लेकिन विकास परियोजनाएं तो देश के अन्य हिस्सों में भी होते ही रहते हैं, बल्कि उत्तराखंड के बाकी इलाकों में भी हुए हैं और हो रहे हैं। वहां तो जमीन दरकने की समस्या तो नहीं आ रही। तो सवाल है कि आखिर जोशीमठ में ऐसा क्या है कि परेशानियों को दूर करने के लिए हुई सड़क, बिजली और व्यवस्था से परेशानी हो गई। आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जोशीमठ करीब 500 मीटर ऊंचे मलबों के पहाड़ों पर बसा हुआ है। वो मलबे अतीत में हुए भूस्खलन के हैं, जहां जमीन खोखली है, इसकी सतह ठोस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन के नीचे सतह खोखली है। जब जब जमीन खिसकती है या उसके नीचे हलचल होती है, तब दरारें उभरने लगती हैं। मौके पर जाकर अध्ययन करने वाली विशेषज्ञों और केंद्र सरकार की टीम ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में यही कहा है। रिपोर्टों के मुताबिक स्थानीय आबादी और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी को भी जोशीमठ की धरती झेल नहीं पा रही है। तो ये स्थितियां यहां पर हैं। दूसरी स्थिति के बारे में अगर जो आपसे बात करें, अगर जो दूसरी स्थिति के बारे में, तो 9 में से 4 वार्ड हैं जो कि धंस रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सच में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी के लिए खोदे गए सुरंगों के कारण जोशीमठ डूब रहा है? एक्सपर्ट्स इस सवाल का जवाब जानने में जुटे हुए हैं। जोशीमठ में 9 वार्ड हैं, इनमें से 4 वार्डों में जमीन फटने की समस्या हो रही है। केंद्रीय टीम ने बताया है कि 600 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। ध्यान रहे कि एनटीपीसी इस इलाके में अपनी पनबिजली परियोजना के लिए 2 सुरंगें खोद रही है। भूवैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि अगर सुरंगें खोदने का काम नहीं रुका तो जोशीमठ को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जोशीमठ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार है। तो एक तो यहां पर जो पनबिजली परियोजना एनटीपीसी लगा रही है, उसको कारण माना जा रहा है। तीसरी बात अगर जो बता दें, यहां पर आपातकाल की स्थिति आ गई है। केंद्र सरकार ने जोशीमठ की जो समस्या के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर रखी हैं। वहीं आईआईटी रुड़की, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जोशीमठ के लिए तात्कालीन और दीर्घकालीन योजना बनाने के स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं। एक्सपर्ट ने बताया है कि जमीन से पानी बाहर फेंकने की समस्या से तुरंत निपटना होगा, तभी जाकर के स्थितियां कुछ काबू में आ सकती हैं। चौथी बात अगर जो बात करें विशेषज्ञों की, तो विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जोशीमठ में मकान बनाते वक्त वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन या ध्यान नहीं रखा गया है। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इलाके के मुताबिक ठोस मकान नहीं बने हैं। सूत्रों की माने तो अब आबादी को वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाना ही एक रास्ता बच गया है। कम जमीन पर बहुत घनी आबादी और पर्यटकों की बाढ़ से जंगलों का तेजी से सफाया हुआ है। उन इलाकों में भी मकान बनाए गए हैं जो आबादी की बसावट के लिहाज से उपयुक्त नहीं हैं। वहां नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है। इन सब समस्याओं ने जोशीमठ को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं अब कांग्रेस इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही है। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा है, जो कांग्रेस नेता हैं। इनकी बातें सुनते हैं, ये किस तरह से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहे हैं। जोशीमठ में जो हो रहा है, जो त्रासदी है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो इसमें कुछ ठोस कदम उठा पाएगी। और हम यह भी चाहते हैं कि जो 5,000 रुपए आप मुआवजा दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक घिनौना मजाक कर रहे हैं आप वहां के लोगों के साथ।
इट्स अ क्रूअल जोक ऑन द पीपल ऑफ जोशीमठ। 5,000 रुपए आप उनको मुआवजा देंगे? यह मानव रचित आपदा है, यह बात हमें स्पष्ट, इसको कोई प्राकृतिक आपदा नहीं माना जा सकता। जो सुरंग है जिसकी वजह से यह मानव रचित आपदा हुई है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए और लोहारी नाग, पाला और पाला मनेरी परियोजना की जो सुरंगें हैं उनको भरने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाए। एक परियोजना हमने रोकी थी, जो मैं बार बार आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये वही परियोजना है जिनको हमने रोक दिया था। सुरंगों को सिर्फ भरने का काम है, वो नहीं कर पा रहे और नई और सुरंगें खोद रहे हैं आप। जो रेलवे का कोई भी बड़ा काम इस पर्वतीय आपदा का जिससे खतरा पैदा हो जाए, उसे वहां तुरंत बंद कर दिया जाए। गहन अध्ययन करके चरणबद्ध तरीके से ही उनको मंजूरी दी जाए। तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर जोशीमठ धंस रहा है और इसके धंसने के पीछे का कारण क्या है? जो जोशीमठ है उसको इस धंसने के कारण कई बताए जा रहे हैं। यहां पर लोग भी इसके लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं कि जो अपने घरों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से नहीं किए हैं, उसको ध्यान में रख करके नहीं किए हैं कि कहां पर अपने घरों का निर्माण करना है और कहां पर नहीं करना है। पर्यटकों की आवाजाही को भी कुछ धंसने का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि पर्यटक जैसे जैसे यहां पर आ रहे थे वैसे वैसे वृक्षों का कटान होता जा रहा था, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा था, इसलिए प्रकृति ने इनके साथ खिलवाड़ किया है। कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है। और भी जो बात बताई जा रही कि एनटीपीसी यानी कि जो विकास की योजनाएं जोशीमठ में की जा रही थी, उससे भी जोशीमठ के धंसने का कारण बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर जो वैज्ञानिक तरीकों को ध्यान में रखा गया होता और क्या जो परियोजनाएं, पन विद्युत परियोजनाएं जो एनटीपीसी लेकर के आ रही है, यहां पर चला रही थी, तो क्या इसके लिए उसने भूगर्भ वैज्ञानिकों और अन्य तमाम लोगों को राय नहीं ली और बिना उसके ही यह कार्यक्रम शुरू कर दिया गया? क्या ये विकास योजनाएं इसलिए वहां पर शुरू कर दी गई और इसका क्या यही परिणाम है कि जो एनटीपीसी ने जो सुरंगें खोदी हैं, जो पन बिजली परियोजना के लिए जो वो काम कर रही है, तो क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है? यह भी हम आज जानेंगे इसी कार्यक्रम में और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये ग्लेशियर था, ग्लेशियर के पिघलने के बाद जो मलबा बचा था, उससे इस जोशीमठ का निर्माण हुआ, यहां पर वो बसावट बसी और ये जोशीमठ कहलाया। तो कुल मिलाकर के ये जाने कि अगर जो इस तरह से ग्लेशियर के पिघलने से ये जोशीमठ और उसके मलबे से बना है, तो क्या इसके अंदरूनी जो अंदर जो जमीन है, तो क्या ये खोखली थी? ये भी सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर की जो जमीन है वो खोखली है और इस पर जब ज्यादा से बसावट होगी और बेतरतीब तरीके से बसावट होगी तो इसको होना ही था। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर जो ऐसा होना ही था और ये सारे भूवैज्ञानिक जानते थे और सरकार को ये मालूम था, तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इस पर वैज्ञानिक तरीके से ही बसावट की जाए? तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनके आज जवाब लेंगे हम अपने इस कार्यक्रम में। बाकी हमारे साथ जो हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव वर्मा जो बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ जयदेव सकलानी जो कि राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और अभी हमारे साथ जो कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे, हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये चर्चा शुरू करते हैं और संजीव वर्मा जी से ये जानना चाहते हैं कि जो बीजेपी प्रवक्ता हैं कि आखिर जब जोशीमठ धंस रहा है और इसके लिए एनटीपीसी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहां की बसावटों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ये तमाम जो बातें हैं, बसावटें तो एक दिन में बसी नहीं होंगी, सरकार को उस पर कंट्रोल होना चाहिए था। सरकार कंट्रोल क्यों नहीं की अगर ऐसी बातें हैं तो? जी संजीव वर्मा जी। देवेंद्र जी देखिए, जोशीमठ की इस समय जो त्रासदी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से पूरी गंभीरता के साथ इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। इसके एक स्थायी समाधान हम रोकना चाहेंगे वर्मा साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल यह नहीं है कि अब क्या हो रहा है, मेरा सवाल यह है कि क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। अगर बसावटें बस रही थी, बेतरतीब ढंग से बस रही थी, तो सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? क्या सो रहा था?
देवेंद्र जी, जी आपके प्रश्न का उत्तर ये है, आपने कहा कि एनटीपीसी के जो सुरंगें बनी उसके वजह से जोशीमठ में इस तरह की त्रासदी आई है। तो मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि 2002 में जब इसका एमओयू साइन हुआ, उस समय कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की सरकार थी, और 2005 में जब इसका काम आरंभ किया गया उस समय भी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो उस कांग्रेस यदि बोल रही है कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से भूदशाव हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? तो मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं कि उसके सीधे सीधे जिम्मेदार यदि कोई है तो कांग्रेस की सरकारें हैं। और यदि वो बोलते हैं तो उस समय का उनका ये कृत्य दोषपूर्ण था, या आज जो आरोप लगा रहे हैं यानी कि आप अपने ही कृत्य के ऊपर एक एलिगेशन लगाने का काम कर रहे हैं। वर्मा जी, मेरा सवाल ये भी अभी नहीं था, लेकिन अगला सवाल था, उसका उत्तर आप पहले ही दे दिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं मानता हूं, कांग्रेस के अभी कोई नेता हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, उनके प्रतिनिधि हमारे जुड़े नहीं हैं हमारे साथ, इसलिए हम उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। लेकिन हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि अगर जो 2002 में उनकी सरकार थी और एमओयू साइन हुआ था, साथ ही साथ 2005 में भी उनकी सरकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार कब से है सर? अगर गलत हुआ था तो बीजेपी की सरकार उसे सुधारी क्यों नहीं? अब से कब से है सर, जरा बताइए। और इस पर काम कब से शुरू हुआ, हमें यह भी बताइए। देवेंद्र जी, देखिए देवेंद्र जी, देखिए अभी जिस तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम्स वहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी कुछ ही समय पहले से आरंभ हुआ है, जबकि घरों में और जितने भवन आदि हैं उनमें दरारें आने का काम हुआ। लेकिन देवेंद्र जी मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। किंतु वहाँ के जो स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी जी हैं, अभी सदन के जितने भी सत्र हुए, सदन में उन्हें वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका वहाँ पे उन्हें उल्लेख करना चाहिए था। किंतु कांग्रेस के जितने नेता हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सदन में जहाँ पर अपनी बात को रखना चाहिए वहाँ पर ये लोग मौन हो जाते हैं, वहाँ पर इनके मुंह में दही जम जाती है और सड़कों के ऊपर ये लोग एक भ्रामक प्रचार करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस की एक परिपाटी हो गई है, जनता इन लोगों को पूरी तरह से नकार चुकी है। और आप ये देखिएगा, राज्य सरकार का चाहे केंद्र सरकार का, दोनों का ऐसा कोई भी हम पूरे एफर्ट्स के साथ वहाँ की एक स्थायी हल देने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हम इस पे रहेंगे सर, इस पे आपसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे, काफी हमारे पास समय है। लेकिन जो मैंने सवाल किया है कि सर यहाँ जोशीमठ में एनटीपीसी का काम कब से हो रहा है, कब से शुरू हुआ है, हमें यह बता दीजिए। ये आपने नहीं बताया, तो अगर जो आपको जानकारी हो तो बता दीजिए, नहीं तो जयदेव जी के पास हम जाएंगे, उनसे पूछ लेंगे। जी मैंने कहा 2002 में इसका एमओयू साइन, ठीक है, सब साइन हुआ था। काम कब से शुरू हुआ सर, काम कब से शुरू हुआ? 2005 से इसका काम, इसका शिलान्यास 2005 में हुआ और 2005 के बाद इसमें काम आरंभ कर दिया गया था। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है सर। अब आपकी जब सरकार आई है, आपकी सरकार कब आई सर? बीजेपी की सरकार कब आई उत्तराखंड में? देवेंद्र जी पहले मेरी बात सुन लीजिएगा।
हमारे जितने भी अभी वैज्ञानिक जो वाडिया इंस्टीट्यूट के भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, चाहे IIT रुड़की के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सरकार को दी है उसमें उन्होंने कहा कि हम NTPC की इस परियोजना को जो भू दसाव है उसका एक प्रमुख कारण नहीं मानते। एक नहीं सर, प्रमुख कारण नहीं मानते, मान लेते हैं, लेकिन कारण तो है ना श्रीमान जी। NTPC की जो परियोजना है आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। NTPC की जो परियोजना है जहाँ पर ये भू दशाओं की प्रॉब्लम आ रही है उससे करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर NTPC की परियोजना है। और ये एरियल डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं, ये आपको एरियल डिस्टेंस बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उनका आकलन ये है कि यदि जिस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है उससे ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे सर, हम आपको रोकना चाहेंगे सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राजीव जैन जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी और संजीव वर्मा जी ने बहुत कुछ कांग्रेस पर आरोप भी लगा दिए थे। NTPC की जहां तक बात करें तो वो उसकी बात अगर जो हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 2002 में MOU साइन हुआ और 2005 में इसका शिलान्यास हुआ, उसके बाद काम शुरू हुआ NTPC का, और जो काम चल रहा है उस समय केंद्र की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए NTPC के लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस है। अब आप जवाब दीजिए। मेरा इसमें इतना ही कहना है कि ये सरकारों का और उसका विवाद का विषय नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वहाँ पे जो दिक्कत है उसको समझना चाहिए वर्तमान सरकार को। केंद्र में मोदी जी करीब 8-9 साल से सरकार में है और हमारे स्टेट में भी लगभग 6-6.5 साल से बीजेपी सरकार में है। तो कब तक कांग्रेस को गाली देके ये अपना काम चलाते रहेंगे, ये तो इनको बताना है और जनता को भी सोचना पड़ेगा कि इनका केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व हो, इसका एकमात्र लक्ष्य है कांग्रेस को गाली देना है। जब कांग्रेस के साथ दिक्कतें आई तभी तो ये सरकार में आए और अब उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ बोल के उसका रोना रोके ये अपना दोष कांग्रेस पे नहीं मर सकते। इनको काम करके दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया पिछले 9-10 साल के अंदर। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये सब चीज टीवी में बैठ के गाल बजाने से काम नहीं होने वाला, मौके पे उतर के काम करना पड़ेगा और वहाँ की दिक्कतों को समझना पड़ेगा, लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा और दूसरे स्थान पर ले जाके बताना पड़ेगा। उसकी एक विस्तृत योजना सरकार को बनानी चाहिए और ये विवाद का विषय कोई नहीं है। इसको मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाना चाहिए। ठीक है, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाना चाहिए, लेकिन इनके कारणों का अध्ययन भी होना चाहिए उसी के हिसाब से, और जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए कि कौन नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा पाया कि ऐसी आपदा आई हुई है। तो क्योंकि आगे ऐसा ना हो इसके लिए ये भी जरूरी है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। जयदेव सकलानी जी जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे अभी दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं इनकी बातों को आपने सुना, जैसा कि NTPC की बात तो हम दूसरे नंबर पर करने वाले थे, लेकिन जब वर्मा जी ने शुरू ही कर दिया है तो हम उसी बात से शुरुआत करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में आपके नजरिए से वास्तव में क्या NTPC भी एक कारण है जोशीमठ के इस दशा का? अगर है तो इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है? जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सर, मैं बताता हूं आपको। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस वाले कह रहे बीजेपी जिम्मेदार है। अगर NTPC कांग्रेस के टाइम पे सैंक्शन हुआ था वो प्रोजेक्ट, तो ये जो नेशनल जो ये और 4 धाम जो रोड बना रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई बढ़ाने की बात किसकी सरकार में हुई? बिल्कुल बीजेपी की सरकार में जी। कर रहे हैं। रवि चोपड़ा के अंडर में एक कमेटी बनी थी,
उस बात को इन्होंने ये कह दिया कि आर्मी की वजह से हमको सड़कें चौड़ी करनी पड़ेंगी। आप जनरल रावत का एक वीडियो देख लीजिए पुराना। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं 11 मीटर चाहिए या 9 मीटर चाहिए। मतलब आप ये मान के चलिए ना, अगर 11 मीटर आपको सड़क की चौड़ाई चाहिए तो 1-1 मीटर दोनों तरफ आपको पाथवे चाहिए। मतलब 11, 9 और 2 11 ये हो गया। 11 मीटर रोड के लिए आपको 15 मीटर पहाड़ खोदना पड़ेगा जी। सरकार ये बताते क्या वहाँ पे विस्फोट नहीं हो रहे हैं? विस्फोट से सड़क पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। संजीव जी, संजीव वर्मा वो जी, एक कहावत है ना सर जी कि दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि ऐसे लोग योजनाएं बना रहे हैं जिन्होंने पहाड़ के बारे में समझ ही नहीं है। आप देखिए ना, बांध हो कि बात या हो लॉटरी शराब, या हमको लूटने की चाल है, लूटने की चाल है। हमको अपनी ही जमीन से करे जो बेदखल, विकास का ये हाल है, विकास का ये हाल है। आड़ है विकास की, विनाश का विधान है जी। आंकड़ों के शब्द जाल में टंगा निदान है जी, बहुत अच्छी। ये केवल आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। आपदा के समय भी कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। संजीव वर्मा जी बताइए, जयदेव शकलानी जी ने जो बातें कही हैं कि जो सड़कें बन रही थीं उसके चौड़ीकरण की बात किसने की और किसके शासनकाल में हुआ, और वो भी पहाड़ के बारे में जाने बगैर, उसके भूगर्भ विज्ञान के बारे में जाने बगैर, किसी भूवैज्ञानिक के बगैर राय लिए। क्या ऐसा भी हुआ है क्या? और देवेंद्र जी, जैसा कि अभी हमारे मित्र शकलानी जी बोल रहे थे, तो उनकी बातों से लगता था कि वो पूरी तरह से विकास विरोधी हैं। क्या पहाड़ों का विकास नहीं होना चाहिए? क्या पहाड़ों पर 4 लेन सड़कें नहीं आनी चाहिए? क्या पहाड़ों पर रेल नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या पहाड़ों पर रोपवे नहीं होने चाहिए? क्या पहाड़ों पर मानक बदले गए वहाँ पे, स्कूल कॉलेज मानक बदले गए महाराज, आप पता करिए। पहले चिकित्सालय नहीं बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सामने सरकार ने क्या पर्ची रखे थे वो देखिए पहले जाके। श्रीमान सुन भी लीजिए, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। हमें विकास विरोधी बता रहे हो? अरे आप पहले अरे बॉस, हमने अपनी जमीन दी है, हम पीढ़ी के विस्थापित लोग हैं। हमने विकास के लिए अपना गांव दिया है। आपकी दवा में घूम रहा है? आपको कुछ पता नहीं है? कभी विस्थापन का दर्द झेला आपने? आपने विस्थापन का दर्द झेला है? हमने झेला, इसमें हमें पता है। हमें मत बताइए। देवेंद्र जी, विकास विरोधी बता रहे आप हमको? टीवी डालो हमारी जमीन पे खड़ा दोस्त। अरे भाई शांत हो जाइए, बात कर रहे हो विकास विरोधी बता रहे। शांत हो जाइए। विकास के शत्रु हैं आप लोग। जो आपकी विकास विरोधी सोच है, यही कारण नहीं, है। ये अगर जो विकास के शत्रु हैं हमारे शकलानी जी, तो विकास करके क्या जोशीमठ को डुबा देना ही विकास है? धंसा देना ही विकास है? आप उसको विकास कहते हैं संजीव वर्मा जी? अगर हमारे जयदेव शकलानी जी कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, मानक होने चाहिए। अगर पहाड़ के ऊपर आप विकास कर रहे हैं तो उसका मानक होना चाहिए। देवेंद्र ग्लेशियर पिघला, उसके मड से ये जोशीमठ बना हुआ है। उसका भूगर्भ विज्ञान क्या कहता है, कितना हम उस पर ब्लास्ट कर सकते हैं, ये सारे मानक होने चाहिए और मानक के अनुरूप आप काम कीजिए। अगर जो 2 मीटर की पगडंडी ही अगर जो अलाउ करता है भूवैज्ञानिक, तो उतने ही सड़क बननी चाहिए, उससे ही विकास होगा। नहीं तो आप 12 मीटर का बना दीजिए और धंसा दीजिए जोशीमठ। क्या ये विकास है? आप कहना क्या चाहते हैं संजीव वर्मा जी? देवेंद्र नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि विकास के नाम पर जोशीमठ को धंसा दें, डुबो दें? देवेंद्र जी, आप एंकर होने के साथ साथ जी कांग्रेस के सह प्रवक्ता की भी भूमिका अदा कर रहे हैं जी। आपको लगता है जब तीखी बातें आती हैं सामने ना, तो कोई भी प्रवक्ता, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जब तीखी मिर्ची लगती है ना सर, सच्ची बातों से मिर्ची बहुत ज्यादा लगती है।
जी सर। श्रीमान मिर्ची आपको लग रही है? नहीं, मुझे मिर्ची नहीं लग रही है, मुझे वो दर्द महसूस हो रहा है सर। मुझे वो दर्द महसूस हो रहा है जहाँ के लोग अपने घरों से बाहर हैं, वो बिलखती हुई माताएं नजर आ रही हैं जो अपने बच्चों को दूध के लिए तरस रही हैं कि अगर जो दूध मिले या कुछ खाना मिले तो उन्हें खिलाया जाए। वो चीजें हैं, अपने घर को छोड़ने का दर्द हमें दिख रहा है सर। राजनीति मुझे नहीं करनी, मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं। किसी एंकर पर, किसी पत्रकार पर आरोप लगा देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत छोटी सी बात है आप लोगों के लिए, लेकिन उस दर्द को जाकर के महसूस कीजिए वहां पर। संजीव वर्मा जी, हम आपके विरोधी नहीं हैं, न ही विकास के विरोधी हैं। संजीव वर्मा जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अच्छे नेता हैं, आप संस्कारित पार्टी के हैं, लेकिन इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। देवेंद्र जी, मुझको अपना वक्तव्य रखने देंगे या नहीं? जी सर, रखिए, आप ही रखिए। देवेंद्र जी। मैंने कहा जब विकास होता है तो जब विकास होगा तो पलायन रुकेगा, जब विकास होगा तो हमारी इनकम जनरेट होगी। और जिस तरह से आप लोगों ने अभी हमारे ये सकलानी जी ने भी स्वयं स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की जब से डबल इंजन की सरकारें आई हैं, जब से उत्तराखंड में विकास हुआ है, जब से नई नई सड़कें बनने लगी हैं, नए नए रोपवेज बनने लगे हैं और एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, तो जब विकास होगा तो मैं सोचता हूँ हमारी आर्थिकी भी संवरेगी, हमारा पलायन रुकेगा, तो कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपकी सारी बातें अच्छी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी सारी बातें विकास को समर्पित हैं, अच्छी हैं, होना चाहिए, और इसी के लिए तो सरकारें हैं, होना चाहिए। लेकिन ये भी देख लेना चाहिए ना कि हमें, हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितना खाना खा पाएंगे। इतना खाना खिला करके हमारा पेट तो नहीं, इतना भी खाना खा लें कि हम पचा ही ना पाए और दम घुट करके मर जाएं। वही तो जोशीमठ में आपने किया है सर, विकास तो कर रहे हैं, लेकिन इतना कर दिए कि अब देखिए धंस रहा है, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। देवेंद्र जी, देखिए जोशीमठ का जहां तक सवाल है तो वाडिया इंस्टीट्यूट के भूगर्भ वैज्ञानिक, आईआईटी रुड़की के तमाम साइंटिस्ट और जो हमारा आपदा प्राधिकरण, ये सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ समस्या के स्थायी समाधान के लिए और ये प्रॉब्लम किस वजह से यहाँ पे जनरेट हुई, इन बातों का आकलन करने के लिए वहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं सोचता हूँ बहुत ही जल्दी हम लोग जो प्रॉब्लम आई है वो उसका कारण भी जान पाएंगे और साथ ही साथ उसका हम लोग स्थायी हल भी बहुत जल्दी ढूंढ पाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, पैनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय वहाँ की जनता के साथ खड़े होने का है, उनको अपने अपेक्षित सुझाव देने का है। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हम सब लोग जब एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो मैं सोचता हूँ ये वही उत्तराखंड की बेहतरी के लिए मुफीद होगा और मुनासिब होगा। ठीक है, अच्छी बात है। हम राजीव जैन जी के पास जाना चाहेंगे। सारी चीजें, सारी स्थितियां आपने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां जो बचाव कार्य होने चाहिए, जो लोग वहां पर हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके घरों में दरारें पड़ी हुई हैं, उनको सही जगह पर विस्थापित करना चाहिए, उनके रहने खाने के इंतजाम होने चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर सभी राजनीतिक दल जाकर के उनकी सेवा करें, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, अब हम बसावटों पे आते हैं। एक कारण यह भी गिनाया जा रहा है कि बेतरतीब बसावटें हुई हैं। एक दिन में तो पूरा जोशीमठ बसाना ही होगा। राजीव जैन जी, आपकी भी सरकार वहां रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है,
तो बसावटों को व्यवस्थित तरीके से बसाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। कांग्रेस ने क्या किया? 6 साल से, 6.5 साल से तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब कांग्रेस बताए कि आखिर बसावटों को व्यवस्थित क्यों नहीं बसाया गया। जैन साहब, जैन साहब आपसे ही सवाल है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जैन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, जैन साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम जयदेव सकलानी जी के पास जाना चाहेंगे। जयदेव सकलानी जी, जो कि आपसे हमारा सवाल है, राज्य आंदोलनकारी हैं आप। सवाल आपसे यही है कि जो बसावटें हैं वो बेतरतीब ढंग से, जो मकानों का निर्माण हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं किया गया है जिस तरह से होना चाहिए। इसके लिए आप आखिर किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्यों? बिल्कुल, देखिए, गलतियां हम लोगों की भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गलतियां सरकारों की कह दो या एनटीपी की कह दो या किसी और की कह दो। गलतियां हमारी भी हैं, लेकिन दिक्कत कहां पर आती है वो मैं बताता हूं आपको। अभी आपने सुना होगा हॉकी का एक प्रकरण हुआ था, उसमें हाईकोर्ट आदेश हुए, ठीक है जी जी। वही सेम हाईकोर्ट ने एक बार आदेश दिया मलिन बस्तियों के खिलाफ, उसके खिलाफ सरकार अध्यादेश ले आती है, ठीक है। आज आप कह रहे हैं कि हम तोड़ेंगे इलीगल। देहरादून में देख लीजिए आप कितने इलीगल हैं। क्या देहरादून में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है? कितने पे एक्शन लिया गया आज तक? भाई जो गलत है उसको आप कानूनी रूप से सजा दीजिए ना, कौन मना कर रहा है उस बात को? 5 मंजिल बिल्डिंग अगर जोशीमठ बन रही है तो किसी की गलती है वो? जयदेव जी, आप लगातार बोलिए, आप अधिकारी कौन थे जिनके टाइम पर बिल्डिंगें बनी? उनको बुलाइए, उन अधिकारियों को शुरू करिए, आप केस करिए उन अधिकारियों को भी कि कैसे बन गई है। और सबसे बड़ी बात यह है ना, सब मिले जुले हैं जयदेव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये होता कैसे रहा? अगर वहां का स्थानीय प्रशासन सोता कैसे रहा? सवाल तो यह है। हमारे पास दोनों पार्टी के प्रवक्ता यहां पर मौजूद हैं, दोनों पार्टी की सरकार वहां पर रही है। बसावटें जो वहां पर हैं, घरों के निर्माण वहां पर हैं, वो क्यों बेतरतीब अव्यवस्थित बने? अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय नहीं होंगे जी, आखिर क्यों बने? ठीक है सर, ठीक है जयदेव जी, हम आपके पास आएंगे। राजीव जैन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? राजीव जैन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हम पीसीआर से जानना चाहेंगे कि वास्तव में आवाज पहुंच रही है या फिर ना पहुंचने की कुछ और बातें, बहाने बनाए जा रहे हैं। वैसे मुझे ये बातें कहनी नहीं चाहिए। जिम्मेदार हैं आप लोग, दोनों राजनीतिक दल। मैं यह मानता हूं कि वहां पर जो भी धसावट हो रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया गया है, और इसके लिए जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है, जिनकी सरकारें हैं, वो जिम्मेदार हैं। सीधे सीधे वो जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। उनके कंधों पर जोशीमठ के धंसने का भार है। इसे हम पाप भी कह सकते हैं। राजीव जैन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। राजीव जैन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? शायद राजीव जैन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव वर्मा जी के पास हम जाना चाहेंगे। संजीव वर्मा जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजीव वर्मा जी, सवाल आपसे भी यही है। बहुत अच्छी बात है कि इस समय मेरे सवालों का जवाब जब देना है तो दोनों दलों के नेता शायद बार बार अपने कनेक्शन को कट कर रहे हैं, या फिर कुछ और कारण होगा, तकनीकी खामी हम कह भी सकते हैं। लेकिन जब तीखे सवाल जा रहे हैं और जवाब जब नहीं बन पा रहा है तो दाएं बाएं झांकने वाली स्थिति यहां पर है। उस तरह से विकास के नाम पर तमाम विकास कार्य होंगे,
विकास कार्य होते रहेंगे। विकास कार्यों के नाम पर यह जो विकास हुआ है वास्तव में ऐसे विकास से बढ़िया है कि विकास ही ना हो। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जैन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राजीव जैन जी, बसावटों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड यानी कि जोशीमठ में जो बसावटें हुई हैं वो बेतरतीब तरीके से हुई हैं, वो सही ढंग से नहीं हो पाई हैं। इसके लिए सबसे पहले बताइए कि जिम्मेदार कौन है? देखिए, कोई भी जो चीज होती है उसमें एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है सब लोगों की। किसी एक आदमी की कोई जिम्मेदारी मैं उस पर नहीं मानता। जो लोग रहने वाले हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, सरकारों की भी जिम्मेदारी है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जब कोई आपदा, एक बात बताइए जैन साहब, एक रोकना चाहेंगे हम आपको। मुझे जरा कंप्लीट करने दो, फिर आप अपनी बात करें। ठीक है सर, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। जब चीजें बिगाड़ पे होती है तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की स्थिति आती है। उससे पहले जब सब कुछ सुखी है, सब कुछ अच्छा है, तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किसी की नहीं होती। रोज सरकारें रोज काम करती हैं। जहाँ तक अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता साहब उनके बीजेपी के बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा एनटीपीसी की बात। एनटीपीसी पिछले 9 साल से केंद्र सरकार के अंडर में है। तो क्यों नहीं आज ही जब ये आपदा आई, क्यों नहीं एनटीपीसी के सारे राइट सीज किए गए? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई? एकदम तुरंत कार्रवाई करते ना, क्यों नहीं की? बिल्कुल, मैं मतलब जब वो रिस्पॉन्सिबल है और वो कांग्रेस राज से रिस्पॉन्सिबल है, जब ये कह रहे हैं तो आज तो इनका राज है, क्यों नहीं उसके सारे राइट सीज करके उसको उनके जो एमडी है उनको जेल में डाल दिया इन्होंने कल ही? ठीक है, क्यों नहीं उनके अधिकारियों के खिलाफ कल ही कार्रवाई की इन्होंने? जो प्रवक्ता महोदय इनको करवानी चाहिए थी कल ही। बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन एक जी, किसी का भी राज्य में कोई भी चीज बनी, आज जो सरकारें हैं वो जो निर्माण हो रहे हैं, जैसे अभी हमारे सकलानी जी ने भी कहा, इतनी बड़ी परियोजना हमारे यहाँ चल रही है, उसमें सारा मलबा नदियों में जा रहा है। सारी उनके मलबे की सुगंध से लेके, कहीं टनल से लेके, कहीं 50 किस्म के दिखते हैं। बात क्या है कि आप आपदा आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं ना जी। जब काम हो रहा है उसको तभी क्यों नहीं वॉच करते, तभी क्यों नहीं उसका निदान निकाला जाता है? यही बात आप लोग एनटीपीसी पे चले जा रहे हैं। जब हम बसावटों की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनटीपीसी के लिए तो दोनों जिम्मेदार हैं, ठीक है। किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वो तो विकास की बातें करते रहे, लेकिन विकास किस आधार पर होना चाहिए, क्या वो भूमि झेल पाएगी उस विकास को, इस पर तो किसी ने नहीं सोचा। लेकिन जहां तक बसावटों की बात है, उसके लिए भी आपने कहा कि सरकारें काम करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं, बिल्कुल लोगों के लिए काम करती हैं, और इसलिए सामूहिक जिम्मेदारी है। अब सामूहिक जिम्मेदारी हो गई, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर जो मुख्यमंत्री हम चुनते हैं, चाहे कांग्रेस से चाहे बीजेपी से, अगर मुख्यमंत्री हम चुन रहे हैं और मुख्यमंत्री सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या सामूहिक जिम्मेदारी हो जाएगी? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होगी कुछ? आखिर क्यों चुन रहे हैं हम सरकार? क्यों प्रशासन है? सवाल तो है ना, तमाम सवाल हैं। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि जोशीमठ धंस रहा है, और इसके धंसने के पीछे दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं और लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने बेतरतीब तरीके से अपने घरों का निर्माण किया है। यह सोचने और समझने की बात है। यह गलती और पहाड़ पर और जगह ना दोहराई जाए, इसलिए यह जानना जरूरी था। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।